बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। ऑपरेशन सिंदूर के दर्द से पाकिस्तान अभी तक देखिए किस तरह से करा रहा था। बदला लेने की औकात नहीं है, इसलिए कश्मीर के मासूम हिंदू मजदूरों को टारगेट कर रहा है। जो पहलगाम में हुआ, पाकिस्तानी आतंकियों ने ठीक वैसा ही कुछ कुलगाम में भी किया, उसको रिपीट किया। क्या पाकिस्तान भूल गया है कि किसी भी आतंकवादी अटैक को भारत के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा? कुलगाम में आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के 2 परिवारों की खुशियां छीन ली, लेकिन पैटर्न वही था पहलगाम वाला। आतंकियों ने पहले नाम पूछा और उसके बाद गोली मार दी। आतंकियों ने एक बार फिर से घाटी में खूनी खेल खेला है। लश्कर ने कुलगाम में पहलगाम रिपीट किया है। एक बार फिर से हिंदुओं की पहचान की गई है और गोली मार दी गई है। पाकिस्तानी आतंकियों का ये कोई नया प्रयोग नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड नया जरूर है। अब हर बार हिंदुओं का नाम पूछा जाता है और फिर हत्या कर दी जाती है। लोग अभी पहलगाम हमले को भूले भी नहीं थे। आतंकियों ने कुलगाम दे दिया। जिस तरह पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उसी तरह कुलगाम में भी नाम पूछकर छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये अफसोस है, इसे हमारा ये भी पता नहीं, कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। 370 हटने के बाद से आतंकी बौखलाए हुए हैं। आतंकी नहीं चाहते कि दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर में आए, तभी तो आतंकियों ने दूसरे राज्यों के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए टारगेट किलिंग को हथियार बनाया है। अक्टूबर 2021 में बिहार के गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार शाह और बिहार के ही मजदूर राजा रेशी देव की श्रीनगर और कुलगाम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जून 2022 में कुलगाम में राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर विजय कुमार की बैंक के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई थी। जून 2024 में शिवखोड़ी से लौट रही तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की, जिससे बस खाई में गिर गई और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 9 तीर्थयात्रियों की जान चली गई। और अब छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी कुलगाम के केलम गांव में ईंट भट्टे पर पहुंचे। वहां सभी मजदूरों को इकट्ठा किया। पहलगाम की ही तरह लोगों के नाम पूछे गए और इसके बाद छत्तीसगढ़ के हिंदू मजदूर दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना को अलग कर दिया गया और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। दोनों मजदूर रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर गए थे। सवाल ये है कि सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आतंकी अपने फन कैसे उठा रहे हैं? बार बार दूसरे राज्यों के लोगों की निर्मम हत्या करने की हिम्मत आखिर कैसे जुटा पा रहे हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के जख्म अभी तक हरे हैं? मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? कुलगाम आतंकी हमले का पैटर्न बिल्कुल पहलगाम नरसंहार जैसा है, क्योंकि कुलगाम में भी लश्कर का वही हैंडलर काम कर रहा था जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। खुलासा हुआ है कि पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वाले लश्कर के कमांडर साजिद जट ने ही कुलगाम में हिंदुओं की टारगेट किलिंग की साजिश रची है। साजिद जट ने मजदूरों की हत्या का टास्क लतीफ भट्ट को दिया था। दावा है कि लतीफ भट्ट ही जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेटेड हत्याएं कर रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरे राज्यों से काम करने कश्मीर आ रहे लोगों को सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा? बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे,
उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। पहले आतंकी भीड़ पर हमला किया करते थे, लेकिन अब नाम पूछकर धर्म पता कर रहे हैं। आतंकी घबराए हुए हैं कि अगर बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर आएंगे तो कश्मीर की डेमोग्राफी बदल जाएगी और आतंकियों का एक एक अड्डा एक्सपोज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, देश जान चुका है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में छात्र कम और अपराधी ज्यादा शामिल थे। लेकिन सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर सीजेपी की अफवाह ब्रिगेड को कौन लीड कर रहा था? सीजेपी का वो कौन सा गुंडा था जो देश विरोधी कंटेंट को लगातार वायरल कर रहा था? या फिर इस काम में कोई बहुत बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी लगी हुई थी? एक रिपोर्ट देखिए। पर ये माँ कसम को छोड़ के ना, मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। अगर आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हो तो आप क्यों नहीं दे देते हमें? दिल्ली में हुए कॉकरोचों के हिंसक प्रदर्शन में दो चीजें कॉमन थी। एक तो देश विरोधी कंटेंट क्रिएटर्स की भीड़, राक्षसों ने कभी बलात्कार नहीं किया, और दूसरा राष्ट्र विरोधी नारे। कॉकरोचों का प्रदर्शन खत्म हो चुका है और कॉकरोचों के कंटेंट जीवियों पर कानूनी शिकंजा कसना भी शुरू। मोदी को वन वर्ड में क्या बोलूं? मोदी को वन वर्ड में क्या बोलूं? दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा तो ना ही उनका हमदर्द देश विरोधी कंटेंट क्रिएटर बच पाएगा और ना ही फंडिंग करने वाली ताकतें। बातचीत कर रहे हैं 20 दिन से सरकार क्या। प्रदर्शन में शामिल हुए अपराधियों की पहचान करने के बाद अब दिल्ली पुलिस का रुख उन देश विरोधी कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ हो गया है जिन्होंने भड़काऊ वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंसा की आग में राष्ट्र विरोधी फ्यूल डाला था। दिल्ली पुलिस भड़काऊ कंटेंट बनाने वाले बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रडार पर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और कंटेंट प्रमोशन से जुड़ी हुई 3 बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। तीनों कंपनियों पर भड़काऊ, भ्रामक और उकसाने वाला कंटेंट शेयर करने का बड़ा आरोप है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। दिल्ली पुलिस डिजिटल सबूतों के आधार पर सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग की भी जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि इन कंपनियों ने सोशल मीडिया पर सीजेपी से जुड़ा किस तरह का कंटेंट बनाया और प्रमोट किया था। सीजेपी द्वारा की गई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वहीं एक जिम्मा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी दिया गया। दरअसल स्पेशल सेल ने जब इस पूरे हिंसा को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता लगा 3 बड़ी प्राइवेट कंपनी जो कि इस पूरे हिंसा जिसमें कंटेंट को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, एक कंपनी की जिम्मेदारी ये थी। दूसरी कंपनी की जिम्मेदारी ये थी कि सोशल मीडिया प्रोफाइल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और तीसरी कंपनी की जिम्मेदारी ये भी थी कि कैसे जो पोस्ट हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। ये 3 बड़ी कंपनी थी जिनको 3 अलग अलग जिम्मेदारी थी। इस बारे में जो स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रही है उनको जानकारी मिली और यही कारण है कि इन कंपनियों को कौन बैक चैनल जो डाटा है वो प्रोवाइड करा रहा था और किनके कहने पर ये 3 कंपनियां काम कर रही थी, उसको लेकर अब इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में ये क्लियर हो गया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जमकर अफवाह फैलाई गई थी। अफवाह फैलाने में पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट समेत भारत के भी सोशल मीडिया हैंडल शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 180 सोशल मीडिया हैंडल्स को भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में जांच के दायरे में लिया है।
हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। सवाल यह है कि भारत के इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स प्रदर्शन को लेकर अफवाह क्यों फैला रहे थे? क्या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की फंडिंग की जा रही थी? जो कंपनियां रडार पर है उन्हें अफवाह फैलाने के लिए देश में ही कोई पैसे दे रहा था या फिर फंडिंग विदेश से आ रही थी? देश दुनिया में कहीं भी आंदोलन हो, व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सही जानकारियां और कम से कम अफवाह फैलाने के लिए किया जाता है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में भी अफवाह और हिंसा को भड़काने के लिए इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था? अगर हाँ, तो अफवाह फैलाने में देश के कौन कौन से बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स शामिल थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री कार्यालय की जिस कुर्सी पर शहबाज शरीफ बैठता है उस कुर्सी के पाए अब हिलने लगे क्योंकि पीओके में आवाम ने पूरी तरह से बगावत कर दी है। इसलिए शहबाज शरीफ ने अपने सलाहकार राणा सनाउल्लाह को ही मैदान में उतार दिया है। दिन रात झूठ का प्रोडक्शन यहां जारी है। क्या है पाकिस्तान का मुजाहिद वाला प्रोपेगेंडा, अब आपको दिखाते हैं। जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है। तो सुना आपने, पीओके में आजादी की लड़ाई लड़ रहे लड़ाकों को झुकाने के लिए मुल्ला मुनीर की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री से नया झूठ निकला है। तोप, टैंक और बंदूकों से जब शहबाज और आसिम मुनीर पीओके की आवाम के हौसले को नहीं तोड़ पाए तो झूठ का उत्पादन शुरू कर दिया। पूरी दुनिया पीओके में क्रूरता की तस्वीरें देख रही है, लेकिन मुल्ला मुनीर की कायर सेना के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पाया। पीओके से भी सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है और वो है भारत से मदद की गुहार। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा हमारा साथ दें। दुनिया जागे और ये देखे हम लोगों पर किस तरह गोलियां चलाई जा रही है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये हम शायद हिंदुस्तान के साथ लड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस है, तो ये शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी हुक्मरानों को और पाकिस्तानी जनरलों को। ये हम कश्मीरियों पे, लाखों लोगों पे गोलियां चला रहे हैं। दरअसल पीओके के लोग आजादी की लड़ाई के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं और पाकिस्तान पीओके के लोगों के इसी आह्वान से डरा हुआ है, क्योंकि अगर भारत ने मदद की इनकलाब की तो चिंगारी में पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना का सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने सलाहकार को मैदान में उतार दिया है। वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है और वो वहाँ पे कोई सियासी मुतालबा नहीं है, कोई उनका पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। पाकिस्तान अब पीओके के लोगों को मुजाहिद बता रहा है, भारत के खिलाफ अपने खोखले दिमाग से माइंड गेम की कोशिश कर रहा है। तो राष्ट्र सर्वोपरि में मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।